हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस DT08 पेपर 1। ठीक है, शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इट सेज, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द कर्व, कॉलम मैचिंग है। इसका ए पार्ट क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व दिस एंड द ओरिजिन। कर्व अपने पास क्या है, मॉड ऑफ z साइन ऑफ π/4 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू कॉस ऑफ π/4 विच इज 1/√2। मतलब इस कर्व और ओरिजिन के बीच में आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले इस कर्व को समझते हैं। ये कर्व क्या है, मॉड ऑफ z को मैं ले लेता हूँ लेट से r इंटू e⁻θ इस टाइप का कुछ है। तो मॉड ऑफ z इज विथ व्हाट, r इंटू साइन π/4। तो साइन ए कोस बी, इस आर्ग्यूमेंट इसकी जगह अपन लिख लेते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो ये हो जाएगा r साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये अपने पास आ जाएगा r कोस थीटा माइनस r साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब r कोस थीटा को मैं z को ऐसे भी लिख सकता हूँ x प्लस आयोटा y, दिस इज नथिंग बट कोस थीटा, है ना। इसको मैंने लिख दिया r कोस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स r साइन थीटा, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। r कोस थीटा की जगह इसका मतलब मैं x लिख सकता हूँ, माइनस r साइन थीटा की जगह मतलब मैं y लिख सकता हूँ। तो ये अपनी एक लाइन आ गई। तो ये जो अपने को कर्व दिया हुआ था, दिस इज ए लाइन। अब इस लाइन की ओरिजिन से आपको डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, Z0 इज ए पॉइंट, बी पार्ट, Z0 इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व दिस। मतलब एक अपने पास कर्व है Z माइनस 2 आयोटा का मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ Z। एक ये कर्व है अपने पास, Z0 इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व एंड रियल एक्सिस। तो इस कर्व का रियल एक्सिस के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये कर्व क्या है, ये कर्व अपने को पता है कि Z माइनस Z0 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं Z माइनस 0। कहने का मतलब 0 और इस पॉइंट से जो सेम डिस्टेंस पे है वो कर्व निकालना है। तो ये कर्व कौन सा होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज टू लाइंस। तो ये पॉइंट्स है अपने पास 2, -2, 2, -2, ये पॉइंट अपने पास नीचे यहाँ आ गया। ठीक है, 2, -2 एंड दूसरा पॉइंट है अपने पास 0। इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ऐसी कुछ लाइन होगी, वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है दैट इज Z0। निकाल सकते हो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये पॉइंट है 0, 0, ये पॉइंट है अपने पास 2, -2। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। बहुत ही इजी सा सवाल हो गया ये तो, राइट। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो, इसकी स्लोप है अपने पास -1, तो इसकी स्लोप हो गई 1, और ये किस पॉइंट से पास करता है, 1, -1 से। ये लाइन पास करती है 1, -1 से, जिसकी स्लोप है 1। तो इस लाइन की इक्वेशन अपन लिख सकते हैं, देखो यार आराम से, y + 1 × x - 1, ये वो लाइन आ गई। अब इसको x एक्सिस पे इंटरसेक्शन, मतलब y को 0 रख दो। y को 0 रखने के बाद x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 2। तो ये पॉइंट क्या है अपने पास 2, 0। तो Z0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। सी पार्ट, एरिया इनक्लोज बाय दिस कर्व, मतलब आर्क ऑफ Z माइनस, एक कर्व अपने पास ये है इज इक्वल टू π/3। ये क्या है, एक रे है। ठीक है, रे है ओरिजिनेटेड फ्रॉम 1, 1। दूसरा अपने पास क्या है, Z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू Z बार। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Z को लिख लेंगे x प्लस आयोटा y। तो अल्टीमेटली अपने पास क्या हो गया, ये हो गया अपने पास x प्लस आयोटा इंटू वाई -2 इज इक्वल टू
x माइनस आयोटा वाई, हैंस x इज इक्वल टू एक्स एंड दूसरा क्या आ गया y माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वाई, दिस इम्प्लाइज 2y इज इक्वल टू 2, हैंस y इज इक्वल टू 1। एक लाइन है y इक्वल टू 1, ये कर्व क्या है y इक्वल टू 1, ये एक रे है, ठीक है। फिर अपने को एक और कर दिया हुआ है आर्ग ऑफ z माइनस 3 इज इक्वल टू पाई बाई 2, दिस इज ऑल्सो ए रे। तो तीनों को अपन प्लॉट कर लेते हैं। एक है अपने पास 1,1 से पाई बाई 3, ये रे हो गई, ये पॉइंट है 1,1। दूसरा अपने पास क्या है 3,0 से 3,0 से, ये 3,0 है, ये पाई बाई 2 है, सॉरी है ना। 3,0 से ये 1,1 था, 3,0 को यही उससे एक रे निकल रही है इस टाइप से। दूसरा अपने पास है y इक्वल टू 1 लाइन, मतलब y इक्वल टू 1 लाइन ये हो गई। एरिया एनक्लोज बाय दीज 2 कर्व्स, दीज 3 कर्व्स इज दिस। तो अपने पास ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा 3,1। अपने को बस ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है, मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है अपने पास y माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका टेन थीटा क्या है, स्लोप हो जाएगा टेन पाई बाई 3 विच इज √3 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसमें x की जगह मैं क्या रख देता हूँ 3, तो ये y का वैल्यू आ जाएगा। x की जगह मैंने 3 रखा, 2√3, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2√3, तो ये पॉइंट आ गया 1 प्लस 2√3, 3,1 प्लस 2√3। अब एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ बेस मेरे पास है अपने पास 3 माइनस 1 2 इंटू हाइट कितनी है 1 प्लस 2√3 माइनस 1 2√3, तो आंसर हो गया इसका 2√3। एरिया क्या आ गया बच्चों 2√3। डी पार्ट है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व z बाई जेड बार इज इक्वल टू आयोटा। तो एक तो अपने पास है z बाई जेड बार, मतलब z इज इक्वल टू आयोटा जेड बार, मतलब x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स x माइनस आयोटा वाई। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आयोटा x, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये लाइन आ रहा है अपने पास x इज इक्वल टू वाई। ये कर्व अपने पास क्या मिल गया x इज इक्वल टू वाई, ये फर्स्ट कर्व है। इस कर्व के बीच में और इस कर्व से किसकी मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है आपको, z माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा z बार माइनस 2, ठीक है। तो उसको भी x प्लस आयोटा वाई रख लो, तो सिंपली वो भी एक क्या आ जाएगी अपने पास, सॉल्व कर लेते हैं उसको। एक कर्व तो आ गया x इज इक्वल टू वाई, दूसरा कर्व देखो x प्लस आयोटा वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू जेड बार इज वॉट x माइनस आयोटा वाई माइनस 2। सिंप्लीफाई कर लो, x माइनस 2 प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले सबको, ये आ जाएगा अपने पास x माइनस 2 माइनस आयोटा वाई, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा टाइम्स x माइनस 2 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा y, ठीक है। अब देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस वाई, आयोटा के साथ आ जाएगा x माइनस 2 माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस 2 प्लस आयोटा टाइम्स वाई। रियल को इक्वेट कर दो, इमेजनरी को इक्वेट कर दो। x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 प्लस वाई, तो एक तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 0, एक पॉइंट आ गया y इक्वल टू 0। आयोटा वाले को इक्वल करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा अपने पास x माइनस 2 माइनस वाई, वाई को अपन ने 0 रख दिया तो x की क्या वैल्यू आ रही है 2। तो जो सेकंड कर्व अपने को बोल रहा है ना, वो दैट इज नथिंग बट ए पॉइंट का वैल्यू क्या है 2,0। अब 2,0 का y इक्वल टू x है,
डिस्टेंस क्या होगा ये अपने को निकालना है। निकाल सकते हैं क्या अपन, ये पॉइंट क्या होगा 2,2, डिस्टेंस दिख रही है अपने को 2। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 1, बनना चाहिए था हर एक बच्चे से, बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोल रहे हैं पर क्वेश्चन नंबर 2 में द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। तो इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है इफ द प्लेन कंटेनिंग L1 एंड पैरेलल टू L2 इज दिस देन फाइंड दैट प्लेन। द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन, तो इसका मतलब अपने को लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसमें निकालना है। तो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यदि निकालना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्योंकि इस पूरे डिस्कशन में अपने को लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी चाहिए और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी चाहिए। तो सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता तो अपन डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेते, बट यहाँ पे सिंस लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने को निकालना है, यदि वो निकालना पड़ेगा तो अपने को सबसे पहले किससे जाना चाहिए, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालो और वहीं से चीज़ों को शुरू करना चाहिए, ठीक है ना, इट्स बेटर। तो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो लाइन के बीच में, ये मान लो स्क्यू लाइन्स हैं, इनके बीच में लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन को पता है कि लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके अलोंग होगी, एक ऐसी लाइन जो दोनों रेस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, दोनों लाइंस पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो अपन ने बोल दिया कि इसका जनरल पॉइंट L1 का लिख लो, L2 का लिख लो, ये A है मान लो, ये B है। A जनरल पॉइंट ऑन L1, जनरल पॉइंट ऑन L1 क्या हो जाएगा, इसको लेमडा के इक्वेट किया तो 2 लेमडा प्लस 1 कोमा, फर्स्ट लाइन को लेमडा के इक्वल किया -2 लेमडा माइनस 1 एंड माइनस लेमडा प्लस 0, ठीक है, मतलब माइनस लेमडा ही हो गया, ठीक है। एंड बी पॉइंट जो सेकेंड लाइन पे है L2 पे है, L2 पे म्यू के इक्वेट कर देते हैं तो 5 म्यू कोमा -8 म्यू -2 माइनस म्यू, ये दोनों पॉइंट हो गया। अब मुझे पता है कि जो ए बी वेक्टर बन रहा है वो ए बी वेक्टर इज ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस, यही अपने को कंडीशन चाहिए। तो L1 का मेरे को डायरेक्शन पता है क्या, ये डायरेक्शन मान लो L1 का P है, दैट इज 2 -2 -1, ठीक, और इसका मान लो डायरेक्शन Q है, दैट इज 5 -8 -1, ठीक है। तो अपन ने बोला कि जो P वेक्टर है, पहले सबसे पहले लिख लो ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये B माइनस है तो 5 म्यू -2 लेमडा -1, ये ए बी वेक्टर बन रहा है B माइनस ए -8 म्यू -2 प्लस 2 लेमडा प्लस 1 माइनस म्यू प्लस लेमडा, दिस इज ए बी वेक्टर। अब मैं बोलूँगा कि यहाँ पे पहले क्या कर लो, ए बी डॉट पी कर लो इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड ए बी डॉट क्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिकॉज दिस इज ए लाइन of shortest distance and we know that line of shortest distance is a line which is perpendicular to both the lines। तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है और वो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर हुआ, मतलब इस लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस है या डायरेक्शन है उसके भी, उससे इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए ए बी का, और इधर ए बी का डॉट प्रोडक्ट क्यू के साथ भी 0 आना चाहिए। तो ये एक इक्वेशन बन गई अपने पास। ये दूसरी इक्वेशन देखो, लैम्डा और म्यू में 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है। लैम्डा और म्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, जैसे ही लैम्डा और म्यू कैलकुलेट करोगे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ z minus 1 mod equal to 3 then the maximum value of, अपने को निकालना है मैक्सिमम वैल्यू किसकी, z माइनस a माइनस z प्लस a बार।
वेर ए इज 1 + 2 आयोटा। ठीक है, देखते हैं इसका मोड। अब इसकी अपने को निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अपन एक चीज जानते हैं कि mod of Z1 माइनस mod of Z2, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अपन बोलेंगे कि इसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी से यदि देखें तो क्या है, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स विल ऑलवेज बी लेस देन थर्ड साइड, ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये डिफरेंस ऑफ टू साइड्स हो गया, और ये हमेशा क्या होगा, थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, राइट। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स मस्ट बी लेस देन थर्ड साइड। एक ट्राइंगल में थर्ड साइड से हमेशा छोटा होता है। ये इनइक्वालिटी जानते हैं अपन, बोलो। तो इस इनइक्वालिटी का इसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है, z - 1 = 3, तो z मेरे पास ऐसा कुछ है, 1 पे 3 रेडियस का, 1 पे 3 रेडियस का, तो ऐसा कुछ सर्किल है। ये पॉइंट है अपने पास 0,1। ठीक, इस सर्किल पे है कहीं ना कहीं z, a मेरा है 1 + 2 आयोटा। 1 + 2 आयोटा को इसके अंदर रखोगे तो वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब 1 + 2 आयोटा इज समवेयर हियर, अंदर ही है वो। इसका a बार यहां कहीं होगा, तो अपन को ये बताना है। ठीक है, अब अपन करते हैं इसको, इसमें यही चीज अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसमें यही चीज अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको व्हाट वी विल डू इज, इसको मैं -z, क्योंकि मोड में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इसको -z - a बार लिखूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लेस देन इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, mod ऑफ दिस z1 को मैंने ये लिया, ये अपना z1 है, ये मेरा z2 है। तो z1 ये z1 + z2 करेंगे तो z - z कैंसिल हो गया, -a बार दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a + a बार, विथ नेगेटिव साइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, -z = mod of z। एक ही बात है, -z का mod = mod of z। अब a + a बार का मोड अचीवेबल है कि नहीं, है ना, बात ये आती है। तो a + a बार, z इज ए पॉइंट, तो मैंने बोला कि z पॉइंट को यहीं कहीं ले लो। ठीक है, तो z से इसकी डिस्टेंस ये, और z से इसकी डिस्टेंस ये, a से डिस्टेंस और a बार से डिस्टेंस, तो यही तो ये बोल रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो a + a बार का मतलब हो जाएगा अपने पास 2, a + a बार विल बी 2, mod of 2। अब mod of 2, इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, बट अपने को ये चेक करना होता है कि 2 अचीवेबल है कि नहीं। 2 अचीवेबल है, सिंस z को मैं यहाँ ले लूँगा तो z की इससे डिस्टेंस माइनस इससे डिस्टेंस, ये अचीवेबल है, बोलो, तो अपना काम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एन एडजेसेंट डायग्राम अपने पास ऐसा कुछ है कि एक प्लेन है, ऐसे 2 प्लेन है उस पर, इस टाइप से। ठीक है, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, PQ 2 पॉइंट है जो इसके ऊपर है, इस प्लेन के ऊपर है। ठीक, इफ L, M, N आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, अच्छा इसका जो ये, इस लाइन को मैं नाम दे रहा हूं L। ठीक है, ये लाइन का अपने को एक्चुअली इक्वेशन चाहिए। ठीक है, करते हैं। तो गिवन क्या है, P1 और P2 की इक्वेशंस दी हुई है, P1 और P2 की इक्वेशंस दी हुई है, बट उसमें एक वेरिएबल है। बट मैं P3 को क्या लिख सकता हूं, P3 = P1 प्लस, है ना, इसको मैं लिखना चाह रहा हूं P2 + λ P1, P2 + λ P1। ठीक है, P2 + λ P1 जैसे ही लिखा तो P2 अपने पास क्या है, देखो अल्फा x - y, मैं इसको वेरिएबल को
अल्फा को लेमडा के साथ नहीं रखना चाह रहा, इसलिए मैंने P2 प्लस लेमडा P1 लिखा है। ये आ गया अपना P3 इस टाइप का है ना। P3 जो प्लेन है वो दिस इक्वल टू 0। अब P3 प्लेन मेरे पास है, P और Q दो पॉइंट है वो इस प्लेन के अंदर है, राइट। तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, वहां से अपने को क्या मिलेगी, दो इक्वेशन मिलेगी, ठीक। अब मेरे पास देखो x इंटू, तो सबसे पहले जो पॉइंट अपने को पूरी तरीके से नॉन है अल्फा 1 3, उसको इसके अंदर रखते हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या आएगा, देखो x का कोफिशिएंट आएगा अल्फा प्लस लेमडा, या पहले इसमें डायरेक्टली रख देते हैं। क्या रखना है अपने को, अल्फा 1 3, अल्फा 1 3 रखा है इस प्लेन के अंदर, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 हो जाएगा अपने पास 1 प्लस लेमडा इंटू अल्फा प्लस 1 माइनस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ अल्फा, तो लेमडा की वैल्यू आ गई, मतलब अल्फा के टर्म्स में अपना पूरा प्लेन आ गया। अब दूसरा जो पॉइंट है वो इसमें रखेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जानी चाहिए, राइट। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो ये आ जाएगा अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू 6 इक्वल टू 0। तो यहां से लेमडा इज इक्वल टू आ गया माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस 6, ये आ गया लेमडा। ये लेमडा एक बार मिल गया अपने को, तो अपने को क्या चाहिए, क्यू पॉइंट भी इसके अंदर है। अब 5/3 कॉमा 1 कॉमा अल्फा, ये भी इसको सेटिस्फाई करवा दो लेमडा की वैल्यू रखने के बाद, तो ये हो जाएगा 5 अल्फा बाई 3 माइनस 1 प्लस अल्फा माइनस 2, ठीक है। 5/3 1 अल्फा इसमें सेटिस्फाई करवा रहे हैं, प्लस लेमडा की वैल्यू मुझे पता है माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस 6 इंटू 5/3 प्लस 1 माइनस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, ये इक्वेशन में सिर्फ अल्फा वेरिएबल है। ये इक्वेशन जो मिलेगी अपने को इस टाइप की मिलेगी, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करना खुद से। तो ये इक्वेशन अपने को मिलने वाली है, क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी 2 अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 19 अल्फा प्लस 18 इज इक्वल टू 0। और इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट है अल्फा इज इक्वल टू 2, ठीक बात। इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट है अल्फा इज इक्वल टू 2। जैसे ही अल्फा मिला सब कुछ मिल गया, P मिल गया, Q मिल गया, P2 मिल गया, P1 मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब अपने को L चाहिए, तो P1 और P2 भी अपने को यदि पता है तो L की वैल्यू मिल जाएगी ना। P1 क्रॉस P2 विल बी द डायरेक्शन ऑफ L, एंड एक पॉइंट चाहिए अपने को, तो P1 P2 में से। अब तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम हो गया है ना, ये पूरी जो मेहनत थी वो P1 P2 और निकालने के लिए अपन ने करी, ठीक है। अब सब कुछ मिल गया, N1 क्रॉस N2 इसकी डायरेक्शन हो जाएगी L की डायरेक्शन हो जाएगी N1 क्रॉस N2। सिंस अब P2 में जो अल्फा वेरिएबल था वो नॉन है अपने को, अल्फा इज इक्वल टू 2, तो N1 क्रॉस N2 आ जाएगा। अब वही चाहिए अपने को, डायरेक्शन ही चाहिए, तो अपने को क्या चाहिए था, N1 क्रॉस N2 अपॉन मॉड ऑफ N1 क्रॉस N2, ये चाहिए, मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5।
ये क्वेश्चन अच्छा था, लास्ट जो प्रॉब्लम थी इट वॉज ए गुड प्रॉब्लम। आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं दिया हुआ, सब कुछ आपको कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा लंबा भी था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है, राइट। किसका देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा 1/आयोटा इंटू 3 + आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा की पावर, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, ठीक है। तो इसका आर्ग्यूमेंट अपन कैसे निकालेंगे, एक काम तो है कि दोनों का अलग अलग आर्ग्यूमेंट निकाल के ऐड कर दें, वो भी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अपन कर सकते हैं। मैंने बोला कि यहाँ से ये 3 + आयोटा है ना, तो यहाँ से अपन ने लेट से आयोटा कॉमन लिया, तो आयोटा यहाँ से कॉमन लिया तो 3 + आयोटा ये रहा, और ये क्या बचेगा माइनस आयोटा -3 अंदर ही, ठीक है, सही है बात, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 1/आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा, तो -1 भी कॉमन ले लेते हैं अब, माइनस आयोटा 3 + आयोटा अपॉन 3 + आयोटा की पावर, 3 + आयोटा से 3 + आयोटा कैंसिल हो गया, तो ये अल्टीमेटली क्या आ रहा है अपने पास 1/आयोटा इंटू 1/- आयोटा की पावर 2015। तो -1 एक बाहर ले लिया अपन ने, 1/आयोटा की पावर 2015 लिख सकते हैं इसको। अब 1/आयोटा की पावर 2015 को 1/आयोटा को लिख सकते हैं माइनस आयोटा, इसको भी माइनस आयोटा लिख दिया, इसको भी लिख दिया अपन ने माइनस आयोटा। यह 1/- आयोटा जो था, या ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इट्स बेटर। इसका अपने को आर्ग्यूमेंट निकालना है ना, माइनस ऑफ माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा की पावर 2015, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, ये बन गया अपने पास आयोटा, माइनस आयोटा की पावर 2015, फिर से एक माइनस बाहर ले लेते हैं, आयोटा की पावर 2015 बन जाएगा। आर्ग ऑफ दिस आयोटा की पावर 2016 सोल्व करने पे क्या बनेगा, 2016 4 से डिवाइड करके देखो, 4 से डिविजिबल है, तो ये आयोटा की पावर आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 अपने पास क्या आता है, पाई। आयोटा की पावर 2016 विल बी 1। तो ये भी एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन में करेक्शन है, यहाँ पे इंटू 2 लिखा हुआ है, वो पावर में है, ठीक है। तो ए जो है अपने पास, ए कर्व क्या है, z माइनस का मोड इज इक्वल टू 5, ये एक सर्किल है। दूसरा सर्किल अपने पास क्या है, z माइनस एक पॉइंट है अपने पास 4 + 4 आयोटा का स्क्वायर प्लस, इस कर्व को देखो, ये कर्व को पहले अपन निकालते हैं कि ये कर्व क्या है। अब इसको, इस कर्व को ध्यान से देखो, इस कर्व को अपन यदि देखें सॉल्व करने से पहले, z माइनस एक डिस्टेंस है, कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से, उन दोनों का स्क्वायर का सम 100 आ रहा है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे, कहीं पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं लग रही, एक बार चेक करके देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, इनको 4,4 यहीं कहीं होगा, एंड 4,6 जो होगा 4,-6, 4,-6 वो यहीं कहीं होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, 10 है। तो एक तरीके से अपने पास ऐसा बोल रहा है कि दो पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है z से इसका डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर आ रहा है, बोलो। इसका मतलब साफ है कि ये इसका हाइपोटेन्यूज है और ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एंगल क्या बनना चाहिए, 90 डिग्री। अब z इज ए पॉइंट, अब इस क्वेश्चन को मैं रिफ्रेम करता हूँ, z इज ए पॉइंट विच मूव सच दैट
इट इज मेकिंग 90 डिग्री एट दीज 2 पॉइंट्स। तो इसका मतलब ये हो गया साफ साफ कि ये डायमेट्रिक एंड्स होंगे तभी ये पॉसिबल है। तो इसका मतलब इस को एज ए डायमीटर मानते हुए जो एक सर्किल बनेगा वो सर्किल ये है, ठीक है, सही बात। रेडियस इसकी क्या है, रेडियस इसकी अपने पास है ये 10, तो इसका हो जाएगा अपने पास डायमीटर, और रेडियस और इसका जो ये 4,4 पॉइंट ये हो जाएगा अपने पास 4,-6, तो ये हो जाएगा अपने पास 4,-1, ये इसका सेंटर है और 5 रेडियस का ये सर्किल है, हो गया अपने पास, है ना। दूसरा है 1,3, तो 1,3 इस सेंटर के साथ एक सर्किल है और जिसका भी रेडियस है 5, उसको ऐसे कुछ यहाँ पे ऐसे कट कर रहा है, ठीक है, 5 रेडियस का है, दोनों के रेडियस सेम है। रेडियस यदि सेम है और इन दोनों के बीच में यदि 1,3 और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालें तो ये डिस्टेंस कितनी है एक बार देखो, मतलब कट कर रहा है या बाहर है ये वहाँ से पता लगेगा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस देखो आप, 4 - 1 3 का स्क्वायर, -1 -3 4 का स्क्वायर, तो अपन बोल सकते हैं कि 9 + 16 √25। तो 25 मतलब ये डिस्टेंस भी 5 है, ये डिस्टेंस भी 5 है, तो वो R1 + R2 से क्या है, C1 C2 जो है वो R1 + R2 से छोटा है, ठीक है, और R1 - R2 से ग्रेटर है। इसका मतलब ये इसको परफेक्टली इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे, वैसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक बात। डिस्टेंस भी 5 आ रही है। अब इसको ध्यान से देखो, ये 5 है, ये 5 और ये भी 5 है, निकाल चुके हैं अपन C1 C2। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। अब इस क्वेश्चन को अपन ध्यान से देखें, क्या मांग रहा है अपने से, इफ द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इन द सेट ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, एक तो ये वाला पॉइंट जो दोनों में कॉमन है, एक ये वाला पॉइंट, इनके बीच में अपने को मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है। मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब ये हो गया ये वाली डिस्टेंस, जो पॉइंट्स दोनों में कॉमन है वो यही है। मैक्सिमम डिस्टेंस हो चाहे मिनिमम डिस्टेंस हो, वो यही पॉइंट्स में होगी, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस निकालनी है, तो अपन बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस का डबल कर देता हूँ मैं, ये 5 cos 60, ये 5 sin 60 हो जाएगी, तो 2 × 5 sin 60 डिग्री। ये है, इस पॉइंट को P मानो तो इस पॉइंट को Q मान लो, तो ये PQ डिस्टेंस है। sin 60 कितना होगा, sin 60 होगा √3/2, तो आंसर क्या आ गया 5√3। तो √3 लैम्डा है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 5। क्लियर है पॉइंट। तो ये अपने को थोड़ा सा चमकना चाहिए था यहाँ पे कि हाँ यार ये पाइथागोरस थ्योरम से कहीं सर्किल तो नहीं बन रहा, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस से होगा, आपने प्रैक्टिस करी होगी तो वहाँ पे आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल इन टर्म्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो वही फंडा है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे वो बोल रहा है कि z सेटिस्फाइंग मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z सच दैट z - 4 का मॉड इज लेस देन 2 बट नॉट, है ना, ये तो होना चाहिए बट मॉड ऑफ z इज लेस देन 4 नहीं होना चाहिए। मतलब होना क्या चाहिए, मॉड ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बट नॉट मॉड ऑफ z लेस देन 0 लेस देन 4, ये देखना बहुत जरूरी था। तो मॉड ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और इन दोनों में अपने को क्या निकालना है, एक ऐसा पॉइंट जो इन दोनों में है और उसका मॉड ऑफ z का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो पहले z - 4 बना देता हूँ, z - 4 इज इक्वल टू, तो 4,0 पे 2 रेडियस का एक सर्किल बन गया, 0 पे 4 रेडियस का सर्किल, इससे पास करता हुआ सर्किल होगा। इन दोनों में z - 4 वाले सर्किल के तो अंदर होना चाहिए, मतलब इसके तो अंदर का रीजन,
और मॉड ऑफ जेड वाले के बाहर का रीजन, इस रीजन की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब इस रीजन में आपको क्या चाहिए, मॉड ऑफ जेड का मिनिमम और मैक्सिमम। तो मॉड ऑफ जेड का मिनिमम और मैक्सिमम इसकी सेंटर से, इसके सेंटर से पास करता हुआ एक लाइन बना लो, उसी पे होगा। अब ये डिस्टेंस कितनी है, 4 है, और ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 6 है। तो 6 - 4 = 2। दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, पाई इज ए प्लेन पैरेलल टू y एक्सिस एंड कंटेनिंग द पॉइंट्स 1, 0, 1 and 3, 2, -1. Also a equal to this, b equal to this are 2 points and p is equal to this is a variable point on the plane pi equal to 0. Okay. बोल रहा है पाई इज ए प्लेन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब उस प्लेन में क्या होगा, उस प्लेन में ये इसके पैरेलल होगा 0, 1, 0 के, एक वेक्टर उस प्लेन में अपने पास मिल गया। एंड कंटेनिंग दीज 2 पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट को कंटेन करता है, इसका मतलब एक और वेक्टर मिल गया उसमें, वो वेक्टर क्या है, 3, -1, 2, 2, -0, 2, -1, -1, -2। ठीक है, तो ये वेक्टर हो गया, ये जो दोनों पॉइंट दिख रहे हैं ना अपने को, दोनों पॉइंट 3, -1, 2, 2, -0, 2, तो ये दो वेक्टर है उस प्लेन में, और एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट लिख लेते हैं, कोई एक पॉइंट कौन सा, 1, 0, 1 ही ले लेते हैं। तो इस प्लेन की इक्वेशन मिल गई अपने को, मतलब इस प्लेन की इक्वेशन मिल गई। ठीक बात, दो पॉइंट, एक पॉइंट पता है और प्लेन में दो वेक्टर पता है, तो प्लेन की इक्वेशन मिल जाती है अपने को, राइट। ए और बी कोई दो पॉइंट है, आर 2 पॉइंट्स पी पॉइंट्स एंड पी इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस प्लेन। इफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पाई इक्वल टू 0 इज दिस, ए ऑप्शन हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्यू क्या है, पी ए प्लस पी बी इज मिनिमम देन दिस। अच्छा, अब इसको सोचना होगा अपन को कि जो स्ट्रेट लाइन में कंसेप्ट होता है ना, पी ए प्लस पी बी मिनिमम वाला, अब दोनों पॉइंट ए और बी को आप ध्यान से देखोगे तो दोनों एक डायरेक्शन में होंगे, एक तरफ होंगे। एक पॉइंट अपने पास 4, 0, 0 और दूसरा पॉइंट अपने पास 6, 0, -2। अब पी ए प्लस पी बी को मिनिमम कैसे करेंगे, पी एक वेरिएबल पॉइंट यहाँ पे है, ये मिनिमम कब होगा बच्चों, जो स्ट्रेट लाइन में कंसेप्ट लगाते हैं ना कि ये मान लो P है, ये Q है, तो P की आप क्या लोगे, A एंड B आर 2 पॉइंट्स। अच्छा, A है, ये B है, P A की मिरर इमेज लो यहाँ पे, ये A'। अब P कहीं से भी हो सकता था, बट मिनिमम कब होगा, जब ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, A', मिरर इमेज। मिरर इमेज तुरंत आ जाएगी यदि 4 को 0, 0 ये पॉइंट दिया हुआ है, इस प्लेन की इक्वेशन अपने को पता है, तो मिरर इमेज का फॉर्मूला होता है ना अपने पास, x - x1 अपॉन a इज इक्वल टू y - y1 अपॉन b इज इक्वल टू z - z1 अपॉन c इज इक्वल टू -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस प्लस d अपॉन a² प्लस b² प्लस c²। लिखते ही a' आ जाएगा। a' आ गया। अब अपने को क्या करना है, ये पॉइंट निकालना था P, जहाँ पे मिनिमम है। तो मिनिमम कब होगा, a' b का इस प्लेन के साथ इंटरसेक्शन। तो P पॉइंट अपने पास क्या होगा, a' b का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ प्लेन। दैट विल बी अवर आंसर। B पार्ट हो गया। C पार्ट है PA माइनस PB। तो A और B करते ही अपना आंसर आ जाएगा बच्चों, है ना, क्योंकि A और B में है सही अपना, क्योंकि A का आंसर अपने पास काइंड ऑफ आ रहा है 3, है ना, P का 3 आ रहा है और Q का 2 आ रहा है, और 3 और 2 के साथ अपने पास और भी है, मतलब अपने को एक और सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब R भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो PA माइनस PB का मोड बिलोंग्स टू 0 to √n, तो PA माइनस PB का मोड भी निकाल लेते हैं, यहीं से आ जाएगा। जो पॉइंट P है उसका PA माइनस PB निकाल लेंगे। P यदि पता है तो PA माइनस PB का मोड निकाला, और वो जो है 0 to √n आ रहा है, तो वहां से भी अपना आंसर बन जाएगा। रिफ्लेक्शन वाला फोर्थ पार्ट भी इसका इजी है। इफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइन AB इन द प्लेन दिस,
किसका, ए बी का रिफ्लेक्शन लेना है। तो ए बी का रिफ्लेक्शन अपन कैसे लेते हैं, कोई भी लाइन का प्लेन में रिफ्लेक्शन कैसे लेते हैं, जैसे ये तो 3 पार्ट तो हो गए, अब 4th पार्ट की अपन बात करते हैं। कोई भी लाइन का इसमें यदि रिफ्लेक्शन लेना है तो आप क्या करो, ए का मैंने ए डैश निकाल लिया, सिमिलरली आप बी का निकाल लो बी डैश, दोनों पॉइंट आ गए। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो इसका इसमें रिफ्लेक्शन आ जाएगा, तो वो भी निकल आएगा, वो भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है कुछ दिक्कत है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्वेश्चन में कुछ छूट गया है, समथिंग इज मिसिंग। Z3 इज इक्वल टू K3 का मतलब क्या है, Z3 इज इक्वल टू I ऑफ K3 का मतलब क्लियर नहीं है, तो इसको अभी छोड़ सकते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ मतलब प्रॉब्लम में मिस्टेक है, कुछ गिवन प्रॉब्लम में कुछ मिस्टेक है। द प्लेन दिस कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट A, B एंड C, लेट G बी द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल ABC। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को बोल रहा है एक प्लेन है, कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC, लेट G बी द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल ABC, द पॉइंट DEF, ऐसा कुछ है। एक प्लेन इस तरीके से कट कर रहा है, ठीक बात। ये पॉइंट है अपने पास A, B, C एंड G कोई पॉइंट है जो इसका सेंट्रोइड है। तो G को जो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट पॉइंट इज D। ये पॉइंट है D। हर एक लाइन को भी 2:1 में जो डिवाइड कर रहा है उनको भी कुछ अपने दिया हुआ है, उनका नाम है DOG को ये OA को, ये F है पॉइंट, ये है ये G पॉइंट, ठीक है। तो E जो है ना, E जो है वो OA को, OA लाइन को E जो है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, सिमिलरली फॉर दी अदर्स। ये क्वेश्चन हुआ। अब उसके बाद में अपने को क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन OERF, OE where is R, R divides OC। अच्छा ये जो है ना, ये तो पॉइंट हो गया जी, ये EF, ये R है पॉइंट, ठीक है। तो OERF का मतलब जो AC का जो छोटा ट्राइंगल बन रहा है दैट इज OERF, उसका अपने को वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ OERF टू द वॉल्यूम ऑफ OABC, ये रेशियो निकालना है। ये अपने को दिया हुआ λ1/λ2। काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम है। देखो OERF को यदि अपन ध्यान से देखें तो OERF का वॉल्यूम क्या होगा, 1/6 STP ऑफ OE OR OF। ये कोटर्मिनस एजेस हैं, OE OR OF या OE OF OR, सीक्वेंस में रखते हैं। और नीचे इसका क्या होगा, 1/6 STP ऑफ OA OB OC। अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। OE को क्या लिख सकते हैं, 2/3 ऑफ OA। तो ऊपर वाले को देखो क्या लिखा अपन ने, 1/6 से 1/6 कैंसिल हो गया, इसको लिख दिया 2/3 ऑफ OA। सिमिलरली OF को लिख दिया 2/3 ऑफ OB और इसको लिख दिया OR को 2/3 ऑफ OC। ये गिवन है अपने को। अब ध्यान से देखो, अपना काम हो गया क्या, 2/3 हर एक रो में से कॉमन ले सकते हैं। एसटीपी में ये प्रॉपर्टी होती है, डिटर्मिनेंट होता है। तो हर एक रो या हर एक कॉलम में से आप 2/3 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा अपने पास 8/27 STP ऑफ OA OB OC अपॉन STP ऑफ OA OB OC। कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ रहा है 8/27। अपने को निकालना है क्या, λ1 प्लस λ2 विच इज 35, λ1 माइनस λ2, λ2 माइनस λ1 विच इज 27 माइनस 8 19। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एरिया ऑफ ट्राइंगल ODE। अब ODE का एरिया निकालना है आपको, काफ़ी आसान है।
डी पॉइंट मिल जाएगा क्या अपने को, बोलो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ओरिजिन, डी इज द पॉइंट जो OG को 2:1 में बांट रहा है, ODE उस ट्राइंगल का एरिया चाहिए अपने को, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना, मैं सारे पॉइंट्स निकाल देता हूँ, उसके बाद तो आसान है। तो मेरे को पता है कि O तो हो गया ओरिजिन 0 0 0, E पॉइंट मेरे को पता है, E पॉइंट ये है अपने पास, A पॉइंट है 6 0 0, तो O पॉइंट इसका 2/3, 2/3 ऑफ 6 तो हो जाएगा 4 0 0, ये हो जाएगा E पॉइंट। अब अपने को चाहिए D पॉइंट। D पॉइंट कैसे निकालेंगे, पहले G निकालना पड़ेगा। G क्या होगा, G विल बी 6/3, ये B पॉइंट अपने को दिया हुआ 0 9 0, ये पॉइंट दिया हुआ 0 0 12, तो ये पॉइंट जो G होगा, G को ध्यान से देखो, G क्या होने वाला है, G होने वाला है x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 2, 9/3 विच इज 3, 12/3 विच इज 4, तो 2 3 4 आ गया G। अब इसको 2:3 रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट कौन सा होगा, 0 0 0 से है, तो अपन ने मान लिया कि लेट द G पॉइंट है अपने पास ऐसा कुछ 2 3 4 एंड ये है 0 0 0, तो ये पॉइंट क्या होगा, 2/3 ऑफ 2 3 4, राइट, 2:1 के रेशियो में है, तो 2 into this 1 into this अपॉन 3, 2/3 ऑफ दिस, ये पॉइंट आ गया D। अब सारे यदि अपने को पॉइंट मिल गए तो अपने को क्या निकालना था, अपने को निकालना तो बस यही है ना कि ODE का एरिया। तो देखो ट्राइंगल में O पता है, D पता है और E पता है। अब इसका एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ OD क्रॉस OE, एवरीथिंग इज नॉन टू अस। D पॉइंट पता है, E पॉइंट पता है, बात समझ में आ रही, OD क्रॉस OE करते ही अपना आंसर आ जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11 था ये, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या कर रहे हैं, 4z + आयोटा अपॉन आयोटा + z इज लेस देन इक्वल टू 2। ये जो इक्वेशन है ना, इसको 4 कॉमन लो, z + आयोटा बाई 4 अपॉन z + आयोटा इज लेस देन इक्वल टू 2, इधर ले गए, इज लेस देन इक्वल टू 1/2। अब आप ये देखो कि z - z1 अपॉन z - z2 इज इक्वल टू k, इफ k इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, तो हमेशा ये क्या आता है, एक सर्किल। तो एक तरीके से एक सर्किल है, उसके अंदर का पार्ट है ये, बात समझ में आ रही है, एक सर्किल के अंदर का रीजन है ये Z1 Z2 यहाँ पे सेंटर वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं, है ना, यहाँ से निकाल सकते हैं अपन, बट ऐसा आपको दिखते ही एक समझ में आना चाहिए कि एक सर्किल की स्टोरी है ये, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट और ये सब अपने को निकालना है। तो आप इस सर्किल की इक्वेशन पहले निकालिए, ठीक है। तो इस सर्किल की पहले इक्वेशन कैसे निकालते हैं, जैसे इसके सेकंड पेपर में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया है ना। अब ये सर्किल कैसे है, दोनों तरफ क्या कर लो, आप स्क्वायर कर दो, z + आयोटा बाई 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को इधर ही ले आता हूं मैं, z + आयोटा का स्क्वायर। सोल्व करते हैं, देखो क्या आ रहा है।
एक्स प्लस आयोटा वाई लिख देता हूँ मैं, इसके मॉड एक्स प्लस आयोटा, तो वाई प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस वाई आयोटा का स्क्वायर। जेड इज इक्वल टू लिख दिया एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना। और सॉल्व कर लेते हैं। सिंप्लीफाई किया तो देखो ये तो आ गया 4, ठीक बात, बोलो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं अंदर, ये आ जाएगा अपने पास, इसके मोड का स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस, उसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो, देखो ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस, ये आ जाएगा अपने पास 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1/16 प्लस 2ab y/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई के स्क्वायर को भी एक्सपेंड कर देते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, ठीक बात, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो ये आ जाएगा अपने पास 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 2y प्लस 2y इज इक्वल टू, सॉरी माई मिस्टेक, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको ले लाते हैं इधर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर, ये कैंसिल, खत्म, 2y माइनस 2y खत्म, 1/4 माइनस 1 हो जाएगा प्लस का माइनस का 3/4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब ये इक्वल टू था तो इसको मैं एक गलती कर दी यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू का साइन है तो ये लेस देन इक्वल टू का साइन चलता रहेगा, क्योंकि अपन ने कुछ गड़बड़ नहीं करी है, दोनों तरफ एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्क्वायर करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू 0 आएगा बच्चों, यहाँ पे भी ये लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा अल्टीमेटली, माइनस 3/4, तो 3 से डिवाइड कर दिया तो लेस देन इक्वल टू 1/4, तो ये एक सर्किल है इसके अंदर का रीजन, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 के अंदर का पार्ट अपन कर रहे हैं बात। अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट कितना होगा किसका, मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आयोटा, जेड प्लस आयोटा मतलब एक माइनस आयोटा पॉइंट है कहीं बाहर, ये तो पॉइंट है आयोटा/2 क्योंकि इसकी रेडियस है 1/2, तो ये है माइनस आयोटा/2 मतलब माइनस 1/2 पॉइंट, ये माइनस 1/2 पॉइंट है, ये पॉइंट है 1/2, तो ये 0,-1 यही कहीं होगा। इससे मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट, मैक्सिमम पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, तो मैक्सिमम पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है, मैक्सिमम पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट यही कहीं होगा, है ना, ये मैक्सिमम पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट हो गया ये लाइन का। अब ये एंगल कितना है ये निकालना है अपने को, ये एंगल निकालने के लिए मुझे पता है ये तो π/2 है, बस ये एंगल थीटा निकाल देता हूँ। ये एंगल कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस हाफ है, मुझे पता है रेडियस, और ये डिस्टेंस मुझे पता है जेड प्लस आयोटा का, मतलब ये डिस्टेंस हो गई 1, अब 1 है, ये आयोटा है, ये थीटा है, तो आप लगा सकते हो यहाँ पे कि ये एंगल 90 डिग्री है। तो अपन ने बोला कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2/1, ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस 1 है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 मतलब थीटा इज इक्वल टू आ गया π/6, तो π/2 प्लस π/6 है मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट मैक्सिमम कितना हो गया देखो, π/2 प्लस π/6 विच इज 2π/3, सही बात, ये हो गया। नेक्स्ट इसका पार्ट पूछ रहा है अपने को
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, मॉड ऑफ जेड तो हमेशा ही 2 है, क्योंकि ये तो क्या है, रेडियस है, 1/2 रेडियस का सर्किल है 0 0 से, तो मॉड ऑफ जेड का मतलब है 0 0 से डिस्टेंस जेड की मैक्सिमम कितनी हो सकती है, दैट इज 1/2। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो गया, दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए, 13, 12 एंड 13। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। 4 points Z1, Z2, Z3, Z4 in complex plane such that mod of Z1 is less than 3/5. Mod of Z2 is equal to 1 and mod of Z3 is less than equal to 1, ये दिया हुआ है। और Z3 के बारे में अपने को कुछ बोल रहा है कि Z3 ये है, तो अपन यही लगा लें, Z3 जो भी गिवन है Z2 इंटू Z1 माइनस Z4 अपॉन Z1 बार Z4 -1 का मोड इज गिवन टू अस लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगा दी, ये Z3 दिया हुआ था, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इनइक्वालिटी में दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी स्क्वायर करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायर करते ही मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, Z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z का स्क्वायर, इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ मैं। मॉड ऑफ Z के स्क्वायर की जगह लिख रहा हूँ Z बार, तो Z2 इंटू Z1 माइनस Z4, तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं पूरा। ठीक है, Z2 इंटू Z1 माइनस Z4 इंटू Z2 बार Z1 बार माइनस Z4 बार, अंदर चला जाता है बार, ये हो जाएगा Z1 बार Z4 माइनस 1 इंटू Z1 Z4 बार माइनस 1, मल्टीप्लाई करो, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर आ जाएगा मॉड ऑफ Z2 का, ये तो हो जाएगा मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर विच इज 1, अंदर क्या बचेगा अपने पास Z1 माइनस Z4 इंटू Z1 बार माइनस Z4 बार इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, इसको उधर लेके जा सकते हैं क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका बार है, तो ये हो जाएगा अपने पास Z1 बार Z4 माइनस 1 इंटू Z1 Z4 बार माइनस 1, सिंप्लीफाई कर देते हैं, Z1 बार हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर, Z1 माइनस Z1 Z4 बार माइनस Z4 Z1 बार प्लस Z4 का मोड का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा Z1 का मोड का स्क्वायर इंटू Z4 का मोड का स्क्वायर प्लस 1 माइनस Z1 बार Z4 माइनस Z4 Z1 Z4 बार, ये देखो ये दोनों तरफ से हो गया कैंसिल, सेम क्वांटिटी है। अल्टीमेटली व्हाट वी हैव इज मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस, अपने को निकालना क्या है, देखो यहाँ पे निकालना क्या है, Z1 Z4 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। मॉड ऑफ Z4 कैन बी इक्वल टू, तो मॉड ऑफ Z4 को सेपरेट कर लो, तो मॉड ऑफ Z4 एक ये रहा एक ये रहा, तो मॉड ऑफ Z4 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर, और बाकी सबको उधर ले गए, ये उधर गया तो ये हो जाएगा 1 माइनस मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू दिस, ये आ गया अपने पास। अब अपने को यहाँ पे सोचना होगा कि इसका डिवाइड करना है, तो उससे पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब Z1 के बारे में अपने को क्या बोल रहा है कि ये लेस देन इक्वल टू 3/5 है, तो अपन Z4 के बारे में क्या बोल सकते हैं कि भाई लेस देन इक्वल टू 3/5 है, इसका मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका डिवाइड कर सकते हैं। कोई सोच रहा होगा कि सर इसका यूज़ क्या हुआ, इसका यूज़ यही है कि भाई ये क्वांटिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1, मॉड ऑफ Z4 स्क्वायर इक्वल टू आ गया लेस देन इक्वल टू 1, तो जो भी लेस देन इक्वल टू 1 है वो अपना आंसर है। क्या क्या है लेस देन इक्वल टू 1, 7 टू द बेस 5 नहीं है, सेकंड करेक्ट है, 2 टू द बेस 3, e टू द बेस पाई करेक्ट है, पाई होता है 3.14, e होता है 2.77, मतलब 2 और 3 इज करेक्ट।
ये 14 था, नेक्स्ट अपने पास है 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना। ये आप जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करते थे वही उसी टाइप का प्रॉब्लम है। ये जो है ना, ये अपने को क्या होना चाहिए, एक पेयर ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। इसको देखो, एक काम आप कर सकते हो, इसमें जेड स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसा बन जाएगा। बात समझना मेरी। एक तरीका पहले वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसको जेड स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा एक्स बाई जेड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई बाई जेड का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2k वाई बाई जेड प्लस 2 इंटू एक्स बाई जेड प्लस 4 इंटू एक्स बाई जेड इंटू वाई बाई जेड इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, एक्स बाई जेड को मैं एक कुछ कैपिटल एक्स ले लेता हूं। कैपिटल एक्स प्लस 2k इंटू कैपिटल वाई प्लस 2x वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गया, बोलो ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गया। इसको दो फैक्टर में डिवाइड करने का मतलब आप क्या करना चाह रहे हो, x प्लस वाई प्लस c1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस c2 में कन्वर्ट कर रहे हो, और वो अपने आप जैसे ही z नीचे z है ये इसके, वो आएगा तो अपने आप ये दो प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं, पासिंग थ्रू ओरिजिन। बोलो, बात समझ में आ रही है? मेरा जो कंसेप्ट मैं बोलना चाह रहा हूं, इज दैट क्लियर टू यू? ये इसमें ब्रेक होना इज इक्विवेलेंट टू ये दो प्लेन में ब्रेक होना, क्योंकि 0 0 से तो वो पास कर रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसको यदि इसमें आप ब्रेक कर सकते हो, इसका मतलब आपका काम हो गया। और इसको करने का मुझे पता है सीधा सीधा तरीका, डेल्टा इक्वल टू 0। इसका डेल्टा 0 करोगे आंसर आ जाएगा, है ना। दैट इज वन वे, मेथड 1। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड क्या करो, आप इसको जेड में क्वाड्रेटिक मान लो, ठीक है। जो बेसिक मेथड है, जेड में क्वाड्रेटिक मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये एक्स में क्वाड्रेटिक मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2z एक्स में क्वाड्रेटिक मानेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2z प्लस 4y इंटू एक्स प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5z स्क्वायर प्लस 2kyz इक्वल टू 0। ये x में क्वाड्रेटिक, इसका क्या करो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको ध्यान से देखो, बी स्क्वायर इज वॉट 2z प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 4, a इज 1, c इज दिस। अब ये जो चीज है ना, ये चीज को देखो, ये है y और z में होमोजीनियस इक्वेशन इन 2 डिग्री। 2 डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है। ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगी, ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब इसका डिटरमिनेंट 0 होगा, है ना, तभी परफेक्ट स्क्वायर होता है। रूट के अंदर एक तरीके से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा d, वो क्या होना चाहिए 0। तो वहां से भी आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। द इक्वेशंस ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना अभी जस्ट पहले अपन ने देखा था, वही सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17। जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू पाई बाई 3, देन चूज द
करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब अपने पास देखो एक सर्किल की इक्वेशन दी हुई है। सर्किल की नहीं, अपन बोल सकते हैं कि भाई मेजर आर्क या माइनर आर्क, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 + 4 आयोटा अपॉन z माइनस 6 + 4 आयोटा इज इक्वल टू π/3। तो अपन बना लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 2,4 पॉइंट है 2,4 पॉइंट है अपने पास 6,4 तो थोड़ा इधर ले लेते हैं इसको। 2,4 मान लो ये पॉइंट है, ये मान लेते हैं अपने पास 6 है, 6,4 पॉइंट ये रहा। अब अपने को क्या निकालना है, इसका पहले लोकस निकालते हैं कि ये है क्या। लोकस ऑफ जेड डिस्क्राइब ए मेजर आर्क या माइनर आर्क। तो ये अपने को पता है कि मेजर आर्क होगा या माइनर आर्क होगा, ये अपन कैसे डिसाइड करेंगे। यदि ये एंगल एक्यूट है तो मेजर आर्क, ये एंगल ऑब्ट्यूस है तो माइनर आर्क। अब नीचे होगा या ऊपर होगा ये अपने को डिसाइड करना होगा। या तो सर्किल बनेगा ऐसा या सर्किल बनेगा ऐसा। ये कैसे डिसाइड करते हैं, ये कैसे डिसाइड करते हैं ये ध्यान से समझना। ये है फाइनल वेक्टर, एक तरीके से ये है इनिशियल वेक्टर, ठीक है। आप रोटेशन में देखो, इनिशियल से फाइनल जाने पे यदि एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है तो अपन सही डायरेक्शन ले रहे हैं। तो अपन दोनों को लेके देखते हैं। इसको लिया अपन ने, मेरा इनिशियल वेक्टर जो है वो 2,4 से कनेक्टेड है, तो ये मेरा हो गया इनिशियल वेक्टर और ये मेरा हो गया फाइनल ये मेरा हो गया फाइनल वेक्टर, ठीक है। और इनिशियल वेक्टर ये है, ठीक बात। इनिशियल से फाइनल पे जाओ तो यदि एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है तो अपन करेक्ट है, नहीं तो इनकरेक्ट है। तो इनिशियल से अपन फाइनल पे गए तो अपने को कैसे चलना पड़ रहा है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है। क्या इनिशियल से फाइनल पे जाने पे कैसे चलना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब वी आर इन द राइट पाथ। अपन इसका मतलब आर्ग्यूमेंट नीचे है। यहां पे आप ध्यान से देखोगे, इनिशियल वेक्टर ये रहा, इनिशियल से फाइनल में जाने पे किस डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है अपने को, क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है। इसका मतलब दिस इज नॉट द वे, क्योंकि अपने को +π/3 जाना है। -π/3 होता तो अपन क्या लेते, ऊपर वाला आर्क। +π/3 है इसलिए अपन नीचे वाला आर्क। अब इसका सेंटर की बात कर रहे हैं, अब अपन आते हैं इसके सेंटर पे। सेंटर पे आ जाते हैं। सेंटर जो भी होगा, वी नो दैट ये एंगल यदि π/3 है तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, इसका डबल 2π/3। ये एंगल 2π/3 है तो अपन सारी स्टोरी जान गए। अपने को क्या क्या पता है, ये 2,4 पॉइंट पता है, ये 2,6 पॉइंट पता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 4 है, ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 2 हो गई, ये एंगल π/3 60, तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। अब ये रेडियस निकाल सकते हैं क्या अपन, इस रेडियस को r में मान लेता हूं, कैपिटल R रेडियस। तो r cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू हो जाएगा r cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 4/√3, सही बात, 4/√3 आ गया r। अपने को निकालना है क्या, इसका सेंटर, राइट, सेंटर निकालना है। ये तो रेडियस हो गई 4/√3। अपने को यहाँ ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट 2,4 है एंड 6,4 है, सही बनाया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फिर ठीक है। लिखने में गड़बड़ करी थी, ये हो जाएगा 2,4, ये है अपने पास 6,4 है ना, इसको 2,4 लिख दिया था इसलिए गलत लग रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 6,4 है, डायग्राम फिर से मैंने वही बना दिया। मैंने यहाँ पे 2,4 लिख दिया था इसलिए मेरे को लग रहा था कि 2,4 एंड 2,6 टाइप का दिखने लग गया था। 2,6 लिख दिया था, इसको थोड़ा डाउट होने लग गया, कोई दिक्कत नहीं है।
6,4 है, फिर तो जो था वो सही है। 4 ये इसका सेंटर, सब कुछ ठीक था। ये रेडियस आ जाएगी अपने पास 4/√3। अपने को निकालना ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 6 + 2 विच इज़ 4, और y कोऑर्डिनेट इसका 4 है। ये कितना चले, मतलब ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं क्या? ये 2 है, ये 30 डिग्री है एंगल, ये 2π/3 था, तो ये π/3 मतलब ये 60। अब निकाल लो ये 4/√3, 4/√3 cos 30 sin 30, 4/√3 sin 30, sin 30 हो जाएगा हाफ। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चों? 2/√3। तो ये पॉइंट आ गया क्या अपने पास? ये पॉइंट देखो कितना आ रहा है 4, 4 - 2/√3, ये आ जाएगा इसका सेंटर। बात समझ में आ रही है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लोकस ऑफ द जेट डिस्क्राइब द मेजर आर्क ऑफ सर्किल विथ रेडियस 4/√3। रेडियस भी आ गई 4/√3, ये सेंटर भी आ गया अपने पास। ये था अपने पास 16। नेक्स्ट आते हैं 17 पे। ये 17 था, क्वेश्चन नंबर 17 था। नेक्स्ट आते हैं 18 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। P1 अपने को दिया हुआ है r.n1, P2 दिया हुआ है r.n2, P3 दिया हुआ है r.n3, ठीक है, इक्वल टू 0। ये तीन प्लेन है। अब क्वेश्चंस में देखो n1 क्रॉस n2 इज नॉट इक्वल टू 0। इस बात का मतलब यह है कि P1 और P2 प्लेन एक दूसरे के पैरेलल कभी नहीं है, ठीक है ना। P1 और P2 एक दूसरे के पैरेलल कभी नहीं है। ये P1 है मान लो, तो ये P2 इस टाइप का कुछ है, नॉट इक्वल टू 0 है। अब अपन क्वेश्चन P1 P2 P3 ऑलवेज इंटरसेक्ट एट ए यूनिक पॉइंट। हमेशा तो ये कोई कंपलसरी तो नहीं है कि P1 P2 P3 इंटरसेक्ट करें यूनिक पॉइंट पे, क्योंकि यदि P3 इस प्लेन के ऐसे हो गया, इसी के फैमिली ऑफ प्लेन से हो गया, तो ये कोई जरूरी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड को पढ़ो, P1 P2 P3 हैव ए लाइन इन कॉमन, देन ये स्टेटमेंट ध्यान से देखो, यदि लाइन कॉमन है तो ऐसा होगा, ये है तो लाइन कॉमन होगा, स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। यदि n3 मेरे पास ऐसा आ गया n1 + लैम्डा n2, तब लाइन कॉमन होगी, ये अपन बोल सकते हैं। बट इसका रिवर्स, लाइन कॉमन होगी तो ऐसा ही बनेगा, दैट वी कांट से, बिकॉज यदि n3 मेरा कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, ये लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? देखो, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ इसके प्लेन में n3 इज इक्वल टू, यदि अपन ने लैम्डा n1 + म्यू n2 लिख दिया, इसका मतलब n1 n2 n3 एक ही प्लेन में है। और n1 n2 n3 एक प्लेन में जब हो सकते हैं, जब व्हेन दिस लाइन इज कॉमन इन 3 प्लेन्स, ये तभी पॉसिबल है। n1 n2 n3 एक प्लेन में तभी हो पाएगा। बट ये जो बात है ना, ये बात, इसका मतलब है लाइन कॉमन, ठीक है ना। n1 n2 n3 जो तीनों वेक्टर्स हैं, इनके जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, वो यदि एक प्लेन में है तभी उनमें लाइन कॉमन आएगी, है ना। बात समझ में आ रही है? तभी ये पॉसिबल है। वो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि n1 क्रॉस n2 का जो डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन n1 क्रॉस n3 का होना चाहिए, वही डायरेक्शन n1 क्रॉस n2 का होना चाहिए। वो तभी होगा व्हेन दीज थ्री n1 n2 n3 आर इन दी सेम प्लेन। आप इमेजिन कर सकते हो आराम से।
तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना कि भाई लाइन कॉमन होगा तो ऐसा ही होगा, ये तो कोई कंपलसरी नहीं है। मान लो अपन लिख सकते हैं इसको भाई 3n1 वेक्टर प्लस 5n2 वेक्टर, तब भी लाइन कॉमन होगा। तो एक ऐसा केस भी होगा जिसमें ऐसा ये लिखने पर भी लाइन कॉमन आएगा, वो इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यदि लाइन कॉमन है देन ऐसा होगा, इट्स नॉट राइट। If there exists a lambda belongs to R such that n3 is equal to n1 plus lambda n2, then p1 p2 intersect at a unique point। ये बिल्कुल गलत बात है सरासर, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो हमेशा एक लाइन कॉमन होगी, क्योंकि ये तीनों क्या है n1 n2 n3 एक प्लेन में, इसका मतलब लाइन उन तीनों में कॉमन आएगी, ठीक है। फिर फोर्थ वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यदि n1 n2 n3 का STP 0 है, मतलब n1 n2 n3 एक प्लेन में आ गया, एक प्लेन में होगा, इसका मतलब p1 p2 p3 हमेशा एक लाइन, उन यूनिक लाइन तीनों में कॉमन होगी, वो पजेस करेंगे यूनिक लाइन कॉमन, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसमें कोई ऐसा बोलेगा सर यूनिक लाइन क्यों? यूनिक लाइन इसलिए क्योंकि n1 और n2 तो भाई अलग अलग प्लेन में है ना, कोप्लेनर नहीं है, अलग अलग प्लेन्स हैं, दोनों का नॉर्मल वेक्टर अलग अलग है। तो n3 जो भी होगा इनमें लाइन ही कॉमन हो सकती है तीनों में, तीनों के तीनों प्लेन सेम नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या बोल रहा है। इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द प्लेन दिस विच इंटरसेक्ट्स द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द प्लेन P इज ओके। इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ओरिजिन इन द प्लेन दिस। अच्छा, एक प्लेन है जिसमें ओरिजिन है खुद, एक ऐसा प्लेन है जिसमें ओरिजिन है खुद। प्लेन की इक्वेशन है अपने पास x + 2y - 2z = 0। इस प्लेन की एक लाइन अपने को निकालनी है विच इंटरसेक्ट्स द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द प्लेन। यहां से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको वो इंटरसेक्ट करती है, मतलब इसके फिट ऑफ परपेंडिकुलर से वो पास करती है किस पॉइंट के। तो सबसे पहला काम करेंगे अपन 5 1 -1 का परपेंडिकुलर यहाँ पे फिट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। बहुत ही आसान काम है, सही बात है ना। अब ये फिट ऑफ परपेंडिकुलर यदि आ गया और ये पॉइंट मुझे पता है कि 0 0 0, ए पॉइंट पता है, 0 0 पता है, तो इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं ना। लाइन पे यदि 2 पॉइंट मिल गए तो क्वेश्चन नंबर 20 Z1 Z2 Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल सच दैट। अब इसको ध्यान से देखो, Z1 Z2 Z3 तीनों का क्या लिखा हुआ है कि Z1 - i = 2, Z - i = 2, Z - i का मोड = 2। एक क्या है, सर्किल है। तो ये बोल रहा है कि आयोटा से Z1 Z2 Z3 तीनों की आयोटा से डिस्टेंस क्या है 2। आयोटा ये पॉइंट है, आयोटा से डिस्टेंस क्या है 2। ये सर्किल पे है Z1 Z2 Z3, ठीक। तीनों पॉइंट इस सर्किल पे है कहीं पे। फिर बोल रहा है कि Z1 + Z2 + Z3 = 3 आयोटा यदि अपने को दिया हुआ है, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। अब Z1 + Z2 + Z3 को 3 आयोटा कैसे बनाए, इस पे सोचते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक ये पॉइंट अपने पास है आयोटा, ठीक है। एक बात यहां से अपन देखते हैं, ये क्या बोल रहा है अपने को, Z1 + Z2 + Z3 / 3 = आयोटा। यहां से एक चीज अपन को समझ में आ रही है कि Z1 Z2 Z3 जो भी होगा, इसका सरकम सेंटर तो अपने को पता है। ये एक ट्राइंगल बना देता हूं मैं, Z1 Z2 Z3 का एक ट्राइंगल बना लेता हूं मैं। उनका सरकम सेंटर क्या होगा, 0, 1, क्योंकि इस सर्किल के ऊपर है तो इसका सरकम सेंटर यही होगा। उसका सेंट्रोइड है आयोटा, ये दिया हुआ है अपने को। सेंट्रोइड भी आयोटा है, सरकम सेंटर भी आयोटा है। इसका मतलब वो जो
वो जो ट्राइंगल है वो क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। सिंस सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड इसका क्या है 0,1 और सर्कम सेंटर भी है 0,1, दिस इंप्लाइज दिस इज ए Z1 Z2 Z3 से बनने वाला जो ट्राइंगल होगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। सही बात। यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका अपने को क्या निकालना है, एरिया। ठीक है ना, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का अपने को क्या निकालना है, एरिया। तो अपने को क्या क्या दिया हुआ है, अपने को क्या दिया हुआ है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंटर से दूरी दिया हुआ है, कितना 2। ये 2 है तो अपन इसका ये निकाल सकते हैं क्या, डिस्टेंस, बोलो भाई। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल अपन इसको इस तरीके से देखो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी अपने को सर्कम रेडियस r पता है, वो 2 है, वो 2 है। तो ये सीधा सीधा अपन निकाल सकते हैं कि ये 30 डिग्री एंगल होगा, तो ये हाफ कितनी होगी 2 cos 30। तो ये पूरा इसका यदि a मानूं तो a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू होगा 2 टाइम्स 2 cos 30, 2 इंटू 2 cos 30, cos 30 कितना होगा √3/2, तो 2√3, ये आ जाएगा अल्टीमेटली 2√3। अपने को निकालना है एरिया। तो एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 इंटू ए स्क्वायर विच इज 2√3 का स्क्वायर विच इज 4 से 4 कैंसिल 3√3, दिस इज डेल्टा एरिया। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21 में देखो अपने को क्या करना है, द लोकस ऑफ द पॉइंट z सेटिस्फाइंग दिस। ठीक है, करते हैं। अपने को क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ z प्लस 1/z इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन मॉड z। इसको इधर ले आते हैं, मॉड ऑफ z माइनस z इज इक्वल टू प्लस 1/z माइनस 1 अपॉन मॉड z इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा मॉड ऑफ z माइनस z अपॉन z इंटू मॉड z इक्वल टू 0। मॉड ऑफ z माइनस z, यहाँ से मॉड ऑफ z माइनस z कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन z मॉड z इक्वल टू 0। तो एक तो ये आ जाएगा अपने पास, एक ही आ जाएगा। अपने को निकालना है क्या यहाँ पे, इसका लोकस। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा √(x² प्लस y², मॉड ऑफ z इज इक्वल टू z। कब होगा, z इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू z कब होगा, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर यदि है, क्योंकि मॉड ऑफ z तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, z कोई भी z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड ऑफ z इज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो z भी क्या होगा, एक रियल नंबर है, z इज ए रियल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसका आंसर है। मतलब मॉड में तो, अब z में तो अपन इनइक्वलिटी नहीं निकाल सकते, बट इसमें तो लिख सकते हैं ना भाई, z इज इक्वल टू मॉड z कभी पॉसिबल है जब नंबर किस टाइप का हो, 0 हो, 1.1 हो, 1.2 है। इसका जो मॉड z है वो भी इक्वल टू है किसके, z के, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो z इज ए रियल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये तो क्या आ जाएगा, z इज ए रियल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये एक रे, एक तो आ गई रे। दूसरा क्या आ रहा है, दूसरा अपने को इसको सॉल्व करना है। तो 1 अपॉन z मॉड z इज इक्वल टू -1, z मॉड z इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -1 अपॉन मॉड z। अब ये चीज़ थोड़ी सी अपने को सॉल्व करनी पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ पे भी z एक क्या है, रियल नंबर है, z एक रियल नंबर है, z एक रियल नंबर है और -1 अपॉन मॉड z के इक्वल है। तो z एक रियल नंबर है, तो इसको मैं r ले लेता हूँ, r इज इक्वल टू -1/r। तो यहाँ से r² इज इक्वल टू -1 विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ से z क्या आया, z एक रियल नंबर प्रूफ हो गया, z इक्वल टू -1 अपॉन मॉड z। ठीक है, बात समझ में आ रही है। r एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो r इज इक्वल टू -1/r, r² इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से कोई रूट नहीं आ रहा, ओनली ये। इसको भी अपन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, मॉड ऑफ z क्या है अपने पास, r। पहले अपने को पता लग गया कि z एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, कोई भी रियल नंबर है
आर ही ले लो, आर एक पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आर इक्वल टू आर हमेशा पॉसिबल है इफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये एक रे आ रही है। जेड इज ए रियल नंबर, रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है। पहले मान लो मेरे को आर पॉजिटिव है, पॉजिटिव के केस में ऐसा है, फिर मैंने बोला कि मान लो वो रियल नंबर नेगेटिव हो सकता है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। यदि वो रियल नंबर, क्योंकि इसमें ऑप्शन में देखें तो ऐसा गड़बड़ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ करिए, ये तो सही है। जेड यदि नेगेटिव हुआ तो ये मान लो नेगेटिव में माइनस आर है, तो ये जेड की जगह अपन लिख सकते हैं माइनस आर इज इक्वल टू -1। अब माइनस आर का भी मोड क्या है, या माइनस आर क्या है, अपने पास एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। माइनस आर इज इक्वल टू -1 अपॉन मोड जेड इज माइनस आर का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो आर इज इक्वल टू +-1। बट अपने को लिया हुआ है कि माइनस आर एक नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई 1, और अपना जेड क्या आ गया, इस यहाँ से जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस आर लिया है मैंने, लेट जेड इक्वल टू माइनस आर, तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो इसका मतलब जेड इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो -1 इंटू मॉड ऑफ जेड 1, -1 इक्वल टू -1 साफ साफ सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो भी अपना आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।